वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न यह है कि जीव विज्ञान के जनक, ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान के जनक मतलब फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वो है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक बोलते हैं, या ये कहा जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी। कौन है? अरस्तु। अगला प्रश्न हमारे सामने यह है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा है, ये ठीक है, किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह शाखा कहलाती है पारिस्थितिकी, मतलब इकोलॉजी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इकोलॉजी। अगला प्रश्न, वृक्षों के वार्षिक वलयों मतलब एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। तो वृक्षों के वार्षिक वलयों का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी देखिए, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वृक्षों के एनुअल रिंग्स का अध्ययन डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है, और इससे वृक्षों की उम्र का पता करते हैं कि वह कितने वर्ष का है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि वृक्षों की आयु का पता कैसे लगाते हैं, तो उसकी जो एनुअल रिंग्स होती है, वार्षिक वलय होती है, उसको जो है काउंट करके पता किया जाता है। तो जैसे कभी आप लोगों ने किसी लकड़ी की कटाई में देखा होगा, तो इस तरीके से रिंग दिखाई पड़ेंगे। आप अगर ऊपर से देखोगे किसी भी जो बंडल होता है, ठीक, उसको अगर ट्रांसैक्शंस काटेंगे आप, तो इस तरीके से रिंग दिखाई पड़ती है। इसी को बोलते हैं एनुअल रिंग। ठीक है, तो इसका जो अध्ययन कहलाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाएगा। अगला प्रश्न, कीट पतंगों आदि के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यह कहलाता है एंटमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, एंटमोलॉजी। तो कीट पतंगों आदि के अध्ययन को बोलते हैं एंटमोलॉजी। ठीक, अगला प्रश्न, हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को बोलते हैं आनुवांशिकी। ऑप्शन नंबर सी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्लांट में रोग होते हैं सबसे ज्यादा किसकी वजह से होते हैं? तो ये है फफूंदी, मतलब कि फंगस की वजह से। ठीक है, तो फंगस की वजह से सबसे ज्यादा रोग होते हैं प्लांट्स में। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग, ठीक है, किसके कारण होता है? तो यह जस्ते की कमी के कारण होता है। मतलब जिस प्लांट में जिंक की कमी होती है, जस्ते की कमी होती है, ठीक, तो उसमें जो है खैरा रोग होता है। तो धान का जो प्रसिद्ध रोग है, मतलब पैडी क्रॉप, उसका जो खैरा रोग है वो जस्ते की कमी के कारण होता है। पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो जाइलम का क्या काम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जाइलम जो है जल वहन के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, वाटर कंडक्शन के लिए। तो प्लांट में जो जल परिवहन का जो काम करता है वो जाइलम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक निम्न में से कौन सा है? तो लाइकेंस और मास। लाइकेंस और मास जो है, ऑप्शन नंबर सी, ये वायु प्रदूषकों के सबसे विश्वसनीय इंडिकेटर हैं। इनको जो है बायो इंडिकेटर के रूप में भी जानते हैं। निम्न में से कौन सा एक सामान्यतः वायुमंडल प्रदूषक नहीं है? देखो यहां पे पूछा जा रहा है कि नहीं है। ठीक है, तो यहां पे जो सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आता है। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस में निम्न गैसों में से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस गैस का है? ठीक है, तो यहां पे सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। जो CO2 है सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट दिखाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न पदार्थों में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय मतलब बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? तो यहां दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है रबर। देखिए, बायोडिग्रेडेबल या जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की पहचान करने के लिए आपको ध्यान में यह रखना है कि जो दिया गया पदार्थ है वो किसी जंतु से बना है कि क्या किसी प्लांट से बना है। ठीक है, या प्लांट प्रोडक्ट है क्या एनिमल प्रोडक्ट है। तो अगर वो ऐसा है तो वो बायोडिग्रेडेबल होगा। तो यहां पे दिए गए ऑप्शन में जो रबर है वो प्लांट से निकाला जाता है, तो इस वजह से ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अगला क्वेश्चन,
सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से क्या होता है? तो इससे होता है त्वचा का कैंसर। ठीक है, जो स्किन डिजीज है वो अल्ट्रावायलेट किरणों के कारण होता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान, जिसको बोलते हैं नीरी, क्या बोलते हैं? नीरी। ठीक, तो नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, रासायनिक उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है? तो रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है। मतलब यहां पे जो सही उत्तर है उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खियों का पालन कहलाता है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर ए। जेरेंटोलॉजी, जेरेंटोलॉजी निम्न में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरेंटोलॉजी संबंधित है ओल्ड एज पर्सन, मतलब कि वृद्ध व्यक्तियों के अध्ययन को बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी शर्करा तत्काल मतलब इंस्टेंट एनर्जी ऊर्जा प्रदान करती है? तो निम्नलिखित में से जो दिया गया ऑप्शन है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें जो है तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन को माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसको याद रखिए। और सोयाबीन का जो बॉटनिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स। विटामिन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आपको बताना है कि विटामिन शब्द सबसे पहले किसने कहा था कि ये विटामिन है। ठीक, तो विटामिन शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो यहां पे साइंटिस्ट हैं फंक, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है वह है, जी हां, ये इसका उत्तर बहुत ही आसान है, विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है रतौंधी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? जी हां, दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है लोहा। लोहे की कमी से, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। एनीमिया जिसमें जो है खून की कमी हो जाती है, इसको रक्त अल्पता भी कहते हैं। निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो आयोडीन प्राप्त होता है शैवाल से, जो लेमिनेरिया शैवाल है एल्गी, उससे आयोडीन प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? यहां पे आपको बताना है कि दिए गए ऑप्शन में कौन सा विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है। तो जैसा हम जानते हैं दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो दोनों हैं वो जल में घुलनशील विटामिन है। क्या? जल में घुलनशील विटामिन है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर होगा विटामिन सी। हैजा का रोग कारक सूक्ष्मजीव, मतलब आपको बताना है कि हैजा किसके वजह से होता है? तो हैजा का जो कारण है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंसर के उपचार में दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है कीमोथेरेपी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी दूषित पेयजल द्वारा नहीं होती है? तो दूषित पेयजल द्वारा जो नहीं होता है वो होता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है वो वायरस की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से, H1N1। जो इसका जो वायरस है वो है H1N1, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक पोलियो का कारण है? आपको बताना है कि पोलियो किसकी वजह से होता है। तो पोलियो जो होता है वो वायरस की वजह से है। तो पोलियो को वायरस का नाम है पोलियोमाइलिटिस वायरस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर, जो ब्लड कैंसर है, उसके उपचार में किया जाता है? तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है कोबाल्ट 60। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स होता है? ठीक है, तो देखिए रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। बच्चों में जो विटामिन डी की कमी हो जाती है उससे होता है रिकेट्स। और जब बड़ों में जो वयस्क होते हैं, एडल्ट होते हैं, उनके शरीर में अगर विटामिन डी की कमी है तो उनको होता है ऑस्टोमेलेसिया, जिसमें हड्डियां जो है वो कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? बड़ों में ऑस्टोमेलेसिया याद रखना है और बच्चों में रिकेट्स याद रखना है। और किसकी कमी से होता है? वो विटामिन डी है। मीना माता रोग, ठीक है, मीना माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषक से फैलता है? तो मीना माता रोग फैलता है मरकरी, ठीक है, Hg। ठीक,
तो मरकरी की वजह से मीना माता रोग होता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? आपको बताना है कि कैडमियम प्रदूषण जो है वो किससे संबंधित है। तो कैडमियम के प्रदूषण से होता है इटाई रोग। ठीक है, इटाई रोग। एड्स के लिए उत्तरदायी रोगजनक वायरस की पहचान करना है। ठीक है, तो पहचान जो है किस वर्ष हुई है वो आपको बताना है। तो एड्स के लिए एचआईवी वायरस जो है रिस्पॉन्सिबल होता है और इसकी पहचान की गई थी 1981 में। ठीक है, 1981 में, और इसकी पहचानकर्ता को जो है नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत रूप से संचारित होता है? तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है एक हेरिडिटल डिजीज है, वंशानुगत रोग है, जिसमें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये रोग पहुंचता है। किस रोग का पूरी तरह उन्मूलन मतलब खत्म कर दिया गया है? ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है चेचक। चेचक मतलब यहां पे आपको याद रखना है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स है वो आज की डेट में खत्म हो चुका है, लेकिन चिकन पॉक्स है अभी। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से वो खत्म हो चुका है। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो यह श्रेय जाता है हरगोविंद खुराना को। ठीक है, और इसके लिए इनको जो है 1968 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में इनको नोबेल प्राइज में मिला था। किसमें? फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 1968 में। अच्छा, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल देने का श्रेय जाता है वाटसन व क्रिक को। किसको? वाटसन व क्रिक को। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो आपको बताना है कि मनुष्य में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी होती है। तो देखिए, डिप्लॉयड कंडीशन जो है वो 23 पेयर होता है, 23 पेयर होते हैं, और नंबर आप क्रोमोसोम की बात करेंगे तब वो 46 है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो क्या बोलेंगे? 23 पेयर। ए। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? ठीक है, यहां पे बताना है कि पुत्र के जन्म के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पुत्र के लिए क्या होना चाहिए? पुरुष का Y और स्त्री का X। ठीक है, पुरुष का Y और स्त्री का X, तभी क्या बनेगा? XY। तो XY का जो कॉम्बिनेशन होता है वो जो है वो सन के लिए है, और XX जो है वो डॉटर के लिए। ठीक है, पुत्री होने गई, याद रखिए। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि वर्णांधता वाला व्यक्ति लाल रंग, और यहां पे खाली स्थान देना है, और रंग के मध्य विभेद मतलब अंतर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक तो लाल रंग हो गया, तो दूसरा यहां पे कौन सा रंग होगा? जी हां, ये है हरा रंग। तो जो वर्णांधता से ग्रसित होते हैं वो लाल और हरे रंग के बीच में अंतर नहीं स्पष्ट कर पाते। सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति हुई थी, तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहां हुई थी? जी हां, जल में हुआ था। जल में ही जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। अगला प्रश्न यह है कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? आपको वह क्षेत्र बताना है। तो उनको मिला था चिकित्सा विज्ञान में। ठीक है, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। सर्वप्रथम एंटीबायोटिक, ठीक है, यहां पे ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह श्रेय जाता है ए फ्लेमिंग को। ऑप्शन नंबर डी। होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? तो होम्योपैथी के संस्थापक हैं हाइनेमैन। ऑप्शन नंबर डी। हाइनेमैन जो है वो होम्योपैथी के फाउंडर हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज का श्रेय जाता है लैंडस्टीनर ने। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन परितंत्र का एक अजीवी मतलब अबायोलॉजिकल अबायोटिक घटक है? तो दिए गए ऑप्शन में जो सही उत्तर है जल। ऑप्शन नंबर सी। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है? तो यहां पे होता है हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी। ऑप्शन नंबर बी। जो भी शाकाहारी है, भेड़, बकरी, गाय, ये सब जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर में आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न,
संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा इकोसिस्टम और सबसे स्टेबल स्थायित्व जो है स्थिर इकोसिस्टम ही जो वो सागर ही है, ओशियन है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहां पे है। आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे स्थित है। तो इसका सही उत्तर है देहरादून, उत्तराखंड में की राजधानी देहरादून, ऑप्शन नंबर सी। मैंग्रोव ज्वारी वन मुख्यतः कहां पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि मैंग्रोव जो फॉरेस्ट होते हैं वो कहां मिलेंगे आपको। तो ये मिलेंगे आपको सुंदरवन डेल्टा में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो सुंदरवन डेल्टा में आपको मैंग्रोव जो है वन देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है गेंडों के लिए, राइनोसोरस के लिए। ठीक है, तो एक सिंग वाला जो गेंडा है उसके लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। ओके, यह वीडियो आपको कैसा लगा, जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द प्रयागराज इंस्टीट्यूट उसको ज्वाइन कीजिए और इन सारी वीडियो की PDF जो है वो प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।